जय हिंद दोस्तों, कैसे हाल आपके। और आज में जो आपके सामने पेपर है ये अभी लाइव स्टूडेंट हायर एजुकेशन में लाइव स्टूडेंट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उस एग्ज़ाम के लिए पेपर बनाया गया था। तो उसका ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे आए हुए हैं और ठीक ठाक क्वेश्चन है। आगे जाके जो आपके जितने ग्रुप सी के एग्ज़ाम होंगे, कांस्टेबल एग्ज़ाम होगा, दरोगा एग्ज़ाम होगा, उन सब में ऐसे क्वेश्चन रहने के चांसेस हैं। तो थोड़ा सा इसलिए मैं इस पेपर को बना रहा हूँ। उसमें इसका जो सेकेंड पार्ट है सब्जेक्ट वाला, खासकर जो जूलॉजी बॉटनी वाला है, उसका मैं बहुत जल्द इसमें डालने वाला हूँ। क्योंकि आजकल अन्य जो एग्ज़ाम है, LTA वाला एग्ज़ाम है, उन सब की तैयारी के चक्कर में इसको थोड़ा लेट हो गया इसमें। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक ठाक लगती है तो इसे शेयर करना। और जिसमें जो कुछ गलतियाँ होंगी, क्योंकि बहुत बड़ा पेपर है, 100 क्वेश्चन है, 100 के 100 क्वेश्चन समझाना बहुत टफ है और थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है छोटे से वीडियो में। इसलिए जो भी आपकी क्वेरीज होगी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है, सुंदरडुंगा जो हिमनद ग्लेशियर है वो कहाँ स्थित है। आंसर है बागेश्वर जनपद में स्थित है। ठीक है, दूसरा है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे यही गड़बड़ करते हैं कि सही सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पर अभी नहीं पढ़ते हैं, जिस कारण गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें जो वासुकी ताल है, वासुकी ताल पौड़ी में नहीं है। बाकी इसमें मासर ताल, खुरपा ताल, बेनीताल, चमोली, ये बिल्कुल सही मेंशन है। ठीक है, वासुकी ताल हमारा कहाँ पर है। ठीक है, वासुकी ताल कहाँ पड़ता है ये भी आपको देखना पड़ेगा इसमें। ठीक है ना, तो वासुकी ताल हमारा पड़ता है ये रामनगर की तरफ। ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पड़ता है वासुकी ताल। वासुकी ताल जो पड़ेगा हमारा नॉर्मली कहाँ पड़ेगा, चमोली में पड़ेगा। ठीक है, चमोली इसका आंसर आएगा, लेकिन चमोली भी वासुकी ताल यहाँ पौड़ी दिखा रखा है, चमोली हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। ये रामनगर से ऊपर जो पुरानी बाउंड्री उसके अनुसार वैसे आता है, लेकिन वो काफ़ी नीचे हो गया। अब इसमें तो क्या है, ऊपर वासुकी ताल पड़ेगा इसमें। अगला इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार ये है कि इसमें जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देखो ये वाला जो क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार वाला, ये काफ़ी वैसा क्वेश्चन रहता है। इस क्वेश्चन में मतलब बहुत सारे बच्चे इसमें ये सोचते हैं कि अखबारों में कुछ नई सूचनाएं आ रखी हैं, तो उसके आधार पर हम ये सारे आंसर करेंगे। तो जबकि ऐसा नहीं है, आपको इसको ऐसा नहीं करना है। तो 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई गई है इसमें। देखिए, इससे पहले तीसरा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता कितनी है। तो 70.01। तो ठीक है, 70.01% है। इसमें जो गड़बड़ होती है 68 वाला पोर्शन आ रहा है, जिसमें जिस बच्चे का ये है उसने इसमें निशान लगा रखा 68 वाला, तो ये देश के हिसाब से आता है। ठीक है ना, और क्योंकि देश के हिसाब से जो हमारी लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम है, लेकिन उत्तराखंड का लिटरेसी रेट काफ़ी अधिक है। 78.08% के हिसाब से जाता है उत्तराखंड का। 78.82% उत्तराखंड का साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है। ठीक है, जिसमें से पुरुष साक्षरता उत्तराखंड में, ठीक है ना, उत्तराखंड में जो पुरुष साक्षरता है वो 87% है, और जो महिला साक्षरता है वो लगभग 70.0% या 01% चलता है। 01% चलता है। इसमें अलग अलग बुक में अलग रहता है, लेकिन 70 सबसे पास का है, हम वही इसमें आंसर लगाएंगे। ठीक है, दूसरा इसमें जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड के, ये फोर्थ क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला हमारा कौन सा है, हरिद्वार है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, हरिद्वार में। ठीक है ना, हरिद्वार की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो लगभग 11 लाख समथिंग है, 11,97,328 के आसपास है। ठीक है, 11,97,320। और सबसे कम जो ग्रामीण जनसंख्या है वो चंपावत में। ठीक है, इसमें ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन ये आपके नॉलेज के लिए कि अगर सबसे अधिक हरिद्वार में, तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, चंपावत में, जो लगभग 2 लाख समथिंग है ग्रामीण जनसंख्या। तो इसका मतलब है आगे जाके जो एग्ज़ाम है वो क्या आएगा इसमें, नगरीय जनसंख्या पूछ सकता है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है, हमारा हरिद्वार ही है। नहीं, सबसे सर्वाधिक वाला हमारा देहरादून है, और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला हमारा बागेश्वर है। ठीक है ना, तो इसको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो देखो यहाँ पर बागेश्वर उसने ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर नगरीय जनसंख्या जो अर्बन पॉपुलेशन है सबसे कम है बागेश्वर में, 3.49% है। और सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा, उत्तराखंड का देहरादून है। लेकिन यहाँ उसने ग्रामीण पूछा है, तो ग्रामीण के हिसाब से हरिद्वार आंसर आएगा हमारा। ठीक है, हरिद्वार सही आंसर है। अगला है, उत्तराखंड के किन 2 जिलों में जनगणना के अनुसार
उत्तराखंड के इन 2 जिलों में 2011 की जनगणना के अनुसार नकारात्मक वृद्धि रही, ठीक है, नेगेटिव वृद्धि रही जिलों में जनगणना के अनुसार नकारात्मक जन वृद्धि रही, यानी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा नेगेटिव वाला कौन सा रहा, अल्मोड़ा और पौड़ी के बारे में आता है, ठीक है। अल्मोड़ा और पौड़ी में जो नकारात्मक वृद्धि रही है, नकारात्मक मतलब है कि अल्मोड़ा में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रहा है, ठीक है ना, अल्मोड़ा में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रहा है वो क्या है, -1.28 रहा है, और जो पौड़ी में रहा है वो क्या है, -1.141 रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या उत्तराखंड में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जो जिला है वो उधम सिंह नगर है। सबसे कम जो डिकेडल ग्रोथ हुआ है यहाँ पर, यानी जन वृद्धि जो हुई है वो सबसे कम पौड़ी में हुई है, यानी पौड़ी में सब, इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड में पौड़ी में सबसे अधिक पलायन हुआ है, ठीक है। वहाँ पर लोग है नहीं, वहाँ बड़ी मात्रा में पलायन हो रहा है। बाकी वाला क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में है। मनेरी भाली परियोजना भागीरथी नदी पर है। और उत्तरकाशी के अंदूरी महोत्सव मक्खन त्यौहार, ये पे जो हमारा क्या दयारा बुग्याल मनाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी खबरें थी इसमें कि यहाँ पर ये त्यौहार मनाया गया। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना PMMVY में यदि दूसरी संतान बालिका है तो लाभार्थी को कितनी धनराशि मिलेगी। तो इस योजना के तहत अगर दूसरी संतान भी लड़की होती है तो उसे 6,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है ना। और जो पहली संतान होती है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ इसमें, उसने कहा कि दूसरी संतान पे 6,000 रुपये मिलेंगे, पहली संतान में 5,000 रुपये मिलते हैं। ये ध्यान रखना, इसमें थोड़ा उल्टा है, यानी कोई ऐसा ना सोचिए यार लड़की हो गई ये सब चीज़ें, इसलिए क्या है ये नेगेटिविटी ना है, इसलिए क्या है दूसरी संतान अगर दोबारा लड़की होती है तो उसके लिए क्या है उन्होंने 6,000 उस पर धनराशि रखी है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड में अब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। तो ये इसने जैसे उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, ये सब उसने दे रखा है यहाँ पर। तो सर्वाधिक लिंगानुपात सेक्स रेशियो के बारे में पूछा है। उत्तराखंड का जो सेक्स रेशियो है वो लगभग 983 के आसपास है। अरुणाचल प्रदेश का 97 समथिंग आता है। और इसमें जो सबसे अधिक है वो हमारा मेघालय का रहेगा, ठीक है। मेघालय का जो लिंगानुपात है सबसे अधिक है अगर हिमालयी राज्यों के हिसाब से बात की जाए तो। अगला है भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद कौन सा है, चंपावत। चंपावत का जो लैंड कवर एरिया वो काफ़ी कम है। अगला जो क्वेश्चन आता है इसमें ये मिलान करने का था राज्य पशु के बारे में, तो ये बिल्कुल ठीक मिलान कर रखा है इसमें, इसका ए आंसर होगा, यानी राज्य पशु हमारा कौन सा है। तो राज्य पशु हमारा कहाँ गया, कस्तूरी मृग है, ठीक है। अब पक्षी हमारा मोनाल है, पुष्प हमारा ब्रह्मकमल है, वृक्ष हमारा बुरांस है। आगे बढ़ते हैं इसमें। निम्न में से इसमें ए आंसर आएगा, ठीक है। पहले 13 क्वेश्चन में निम्न कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो टिहरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर साझा करते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। जो सोना देवी वन्यजीव अभ्यारण्य है वो अल्मोड़ा दिखा रहा है, जबकि वो पौड़ी में, ठीक है ना। तो मतलब सोना देवी वन्यजीव विहार थोड़ा सा नीचे वाला पोर्सन रहेगा इसमें। तो सोना देवी वन्यजीव विहार हमारा क्या अल्मोड़ा में नहीं आता। अस्कोट आपको पता पिथौरागढ़ में, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में, फूलो घाटी चमोली में। तो वैसे भी क्या यही आंसर आएगा हमारा सोना नदी वन्यजीव विहार, सही आंसर, सही मैच नहीं है। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदियां उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। तो सीधा आंसर है हिमाचल प्रदेश में टॉन्स यमुना यहाँ बहती है हमारी विकासनगर की तरफ, पूरा जौनसर बाबर क्षेत्र उसी में, इसके लेफ्ट हैंड साइड में बसा हुआ है। तो टॉन्स और यमुना की सिंधु नदी की पहली बार सहायक बड़ी नदी का नाम क्या है। तो वैसे बेसिकली सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो, उसका नाम चेनाब है। सिंधु नदी की पहली बड़ी सहायक पूछा उसने। जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड में अगर हम भागीरथी के बारे में बात करें तो भागीरथी के हिसाब से हम बात करें सबसे पहले वहाँ जाड़ गंगा, ठीक है, ये ऐसी गंगाएं मिलना शुरू हो जाती है। तो इसने यहाँ पहली बड़ी सहायक बोली है। तो श्योक नदी भी हो सकता है, लेकिन वैसे सबसे जो बड़ी और सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है। तो मे भी इसमें क्वेश्चन मतलब आयोग चेंज कर सकता है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें सही क्लियर नहीं कर रखा है। तो चेनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु नदी की। अब बाकी देखते हैं आयोग उसका आंसर क्या देता है। तो श्योक मैंने बताया तो था आंसर, लेकिन कंफर्म नहीं है क्या है इसका आंसर है। धौली गंगा, नंदाग्नि, मंदाग्नि किस नदी की सहायक नदी है। ये अलकनंदा की सहायक नदी है। 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित जनपद किसका वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत में है।
तो इसमें जो हमारा पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ का जो वन क्षेत्र है वो 61 आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत में है। तो ठीक है, इसमें जो सबसे अधिक प्रतिशत वो किसका आएगा, हमारा रुद्रप्रयाग का आएगा। रुद्रप्रयाग का जो वन आवरण क्षेत्र है वो 90.91% के आसपास का है, 90.91% है। इसके जस्ट नीचे जो आता है हमारा उत्तरकाशी आता है, 90.90% आता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से सबसे अधिक पूछा उन्हें भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से रुद्रप्रयाग का नंबर आएगा इसमें। निम्न में किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत हाई कोर्ट उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय को निगरानी का अधिकार होता है? आर्टिकल 235 के अनुसार होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 243 के पंचायतों के किस प्रावधान से संबंधित है? पंचायतों के इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन चल ही रहा है इसलिए ऐसा क्वेश्चन बनने की पूरी चांसेस थी। 243 के तहत क्या पंचायतों के निर्वाचन के बारे में बात होती है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग CPCR अधिनियम 2005 के तहत किस आयु वर्ग के व्यक्ति को बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है? 0 से 18 आयु को, तो 0 से 18 वर्ष की आयु को क्या है, बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी और जयंती पटनायक उस समय क्या थी, इसकी पहली अध्यक्षा थी। बाकी इसमें आर्टिकल को मैच द फॉलोइंग का है। इसमें आर्टिकल 106 में क्या है, तो कह रहा है गलत जोड़े को पहचानो। गलत जोड़ा मतलब क्या होता है? आर्टिकल 118 विनियोग विधेयक नहीं है, एप्रोप्रिएशन बिल 114 में 118 में जो लिखा गया वो नियम है कि जो संसद होती है, संसद मतलब जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, उनको क्या हो सकता है, इसमें क्या लोकसभा के बारे में विशेष रूप से कि लोकसभा को क्या होता है, अपने सदन की कार्यवाही के लिए नियम बनाने का अधिकार है। तो आर्टिकल 118 में क्या है, लोकसभा को नियम बनाने के अधिकार के बारे में है, तो जिससे वो नियम बना सकता है और उन नियमों का उसने बहुत सारे नियमों की आज तक व्याख्या की है। बाकी मतलब ये गलत जोड़ा है, इसमें विनियोग विधेयक नहीं आता, विनियोग विधेयक 114 में आता है। निम्न युग्म में से, निम्न जोड़ों में से संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है। 9वीं अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के बारे में नहीं है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में, 8वीं में भाषा है, 3वीं में शपथ है और 10वीं में दल परिवर्तन के बारे में। तो बिल्कुल ठीक है, 9वीं अनुसूची में क्या है, राज्यसभा सीटों के आवंटन के बारे में नहीं, राज्यसभा सीटों का आवंटन 4थी में। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, तो संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुई थी और फिर जो सेकंड वाली हुई थी उसमें उसकी बैठकें आगे बढ़ी थी उसमें। तो राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य, सच्चिदानंद जो शास्त्री थे वो पहले 9 दिसंबर 1946 जो पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी सदस्य कौन थे या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन जो क्वेश्चन है उसने ये पूछा है स्थायी सभापति कौन थे? आंसर आएगा राजेंद्र प्रसाद थे। पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सी जाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो गोंड जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। जनपदों को भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, सही विकल्प को चुनें। तो सबसे जो लैंड कवर एरिया है वो सबसे बड़ा उत्तरकाशी का, फिर चमोली का, पिथौरागढ़, फिर पौड़ी। ये आंसर आएगा इसमें। किस राज्य में मैती समुदाय के लोग नहीं रहते? अब अभी जो कुछ टाइम पहले ये मणिपुर में हुआ था, तो मैती समुदाय और जो वहाँ के 2-3 समुदाय उनके आपस में लड़ाई चली थी, उसके बेसिस पे इतना बड़ा मणिपुर में कांड हो गया था। तो इस सिक्किम में ये लोग नहीं पाए जाते, असम में पाए जाते हैं, नागालैंड, मेघालय में पाए जाते हैं। ठीक है, सिक्किम में नहीं पाए जाते मैती समुदाय के लोग। निम्न में कौन सा कथन हिंदू प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में गलत है? तो ये उसने ये लिखा कि 2040 तक विश्व के 30% GDP, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। और दूसरा इसमें 65% विश्व की जनसंख्या है। तो जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें 65% विश्व की जनसंख्या काफ़ी हद तक ठीक है, और 37% विश्व के गरीब यहीं रहते हैं, 50% विश्व के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ये करते हैं। तो इन सब चीज़ों में 2040 तक विश्व की GDP 30% ये हो जाएगा। ये क्या है? गलत है। इसमें क्या चीज़ों को और बढ़ाने की बात कर रही है। ये इसमें समझाने आएगा थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ केवल। 22 फरवरी 2023 को भारत ने शिकागो अधिवेशन का अनुमोदन किया, जिसका संबंध किन से? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन से है। ठीक है ना, यानी इंटरनेशनल जो हमारी फ्लाइट्स होती है उसको लेके क्या है, शिकागो अधिवेशन का अनुमोदन किया गया है। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से छांट के दिए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन क्या मेरिट में ऊपर नीचे करते हैं। किस देश के तट पर नौसेना अभ्यास मालाबार 2023 का 27वां संस्करण का आयोजन किया गया था? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से। किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? ग्रीस से। बिल्कुल सही आंसर है ग्रीस। वह स्थान बताएं जहां विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर वार्ता REAIM 2023 सेना में कृत्रिम ज्ञान को सुरक्षित प्रयोग का
आयोजन किया गया? आंसर आएगा हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, हेग इसका आंसर आएगा, नीदरलैंड वाला। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली में G20 का शिखर बैठक 2023 के उपरांत इसका सदस्य नहीं है? गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। ठीक है ना, ये कई बार क्वेश्चन, 2 बार क्वेश्चन पेपर में आएगा गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के बारे में। राइट टू साइट को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। किस राज्य में वार्षिक संतरा महोत्सव मनाया गया था? तीसरा आयोजन किया गया नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेटर को ICC मेंस T20 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से नवाजा गया सूर्य कुमार यादव को। वज्र प्रहार 2023 भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में कहाँ हुआ था? मेघालय में। मेघालय में जगह पड़ती उमरोई, वहां पर हुआ था। और आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 को जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? एकता कपूर है। किस वर्ष दीनदयाल अंत्योदय योजना 2 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आरंभ किया गया था? तो इसको लेके भी थोड़ा सा डाउट है, जैसे पीछे 16वां क्वेश्चन को लेके डाउट था। इसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसमें जो परफेक्ट आंसर 2011 होगा। ठीक है ना, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2011 में की गई थी। 2016 में इसका नाम चेंज किया गया था। ठीक है, मैंने पेपर के ऊपर थोड़ा बहुत मेंशन किया है, जिससे क्या है आपको बताने में दिक्कत नहीं। 2016 में नाम चेंज किया गया था, DAYNRLM किया गया था इसको। तो ये आगे के एग्जाम के लिए काम आएगा, इसलिए मेंशन किया गया है। मनोज सरकार को देव भीम उत्तराखंड खेल रत्न किस वर्ष सम्मानित किया गया? 2018-19 को। मनोज सरकार का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसका संबंध किससे है? बैडमिंटन से। मनोज सरकार का इनको दिया गया अभी देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। नगर निगम को मनोनीत सदस्य क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। ये देखो, मनोनीत मतलब क्या होता है? नॉमिनेटेड, यानी कि जिसको चुना जाता है। जो मेयर होता है उसको क्या है? चुनाव होते हैं। बहुत सारे लोग इसमें महापौर को मेयर ही कहते हैं, बहुत सारी जगहों पे कहते हैं, लेकिन बेसिक दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है और दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा नॉमिनेशन और इलेक्शन का फ़र्क होता है, बाकी ज़्यादा ऐसा अंतर नहीं है। बहुत सारे देशों में महापौर को ही मेयर कहते हैं, तो उसको अगर ऐसे कह देंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला जो है भारत के संविधान के किस केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल बहुत चल रहा है क्वेश्चन। 91st अमेंडमेंट 2003 के द्वारा ये बताया गया था कि केवल क्या होंगे? मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में क्या होंगे? 15% सीटें किसकी होंगी? मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की होंगी। यानी कि जैसे हमारे देश में 545 सीटों में चुनाव होते हैं, तो उसमें से जो 270 से अधिक सीट लेके आएगा तो उसकी सरकार बनेगी। तो 270 में से 80 लोगों को क्या बनाया जाएगा? 80 लोग अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, 545, क्योंकि जो 15% है वो किसका है? 545 का 15%, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, ये 15% किसका है? 545 का। ये जो नंबर ऑफ सीट जो जीत के आए उनका नहीं है, किसका है? टोटल सीट का 15% ही लोग मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में शामिल होंगे। ये 91st अमेंडमेंट 2003 में कहा गया था। निम्न में से किस प्राणी की आंखों में पैक्टिन होता है? पक्षी की आंखों में पैक्टिन होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन अंडे देता था बच्चों को प्रत्यक्ष जन्म नहीं देता? ठीक है ना, तो अंडे देता है, बच्चों को प्रत्यक्ष जन्म नहीं देता। ठीक है, तो एक्टिना आंसर आएगा इसमें। निम्न से कौन अंडे देता है लेकिन तथा बच्चों को प्रत्यक्ष जन्म नहीं देता? तो आंसर आएगा एक्टिना, ये पहला वाला आंसर आएगा इसका। अगला जो आएगा 58 क्वेश्चन, निम्न से कौन सी धातु जो मिट्टी के तेल में नहीं रखता है? सो लेड का नाम आएगा इसमें। लेड को क्या है? मिट्टी के तेल में नहीं रखा जाता है। शुष्क बर्फ क्या होती है? CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? अच्छे साइंस के क्वेश्चन है। जिंक को पीटकर बनाया जा सकता है पतली चादर के रूप में, जिंक का आंसर आएगा। निम्न के पदार्थ में अधिकतम विद्युत चालकता होती है? सिल्वर में। अब चांदी में सबसे अधिक है विद्युत चालकता होती है। कंप्यूटर सिस्टम में तारों को वह समूह जो नियंत्रित तरीके से जानकारी ले जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे पब्लिक सार्वजनिक बस कहते हैं। ठीक है ना, विभिन्न माध्यमों या संचार द्वारा एकत्र तथ्यों के संग्रह को क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं या इन्फॉर्मेशन कहते हैं। निम्न कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहासकार था? तो इसमें बेसिकली पट्टाभी सीतारामैया का नाम आता है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद सप्रू का नाम तो नहीं आता है, लेकिन सप्रू भी इसमें आंसर रह सकता है। JL तो नहीं आएंगे। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार कहना यह थोड़ा सा डाउटफुल है मुझे इस क्वेश्चन में, और लेकिन तेज बहादुर सप्रू का नाम भी इसमें, लेकिन ये है कि मैं जहाँ तक अपना फाइनल आंसर बताऊंगा इसमें, तो ये आपको क्या है? पट्टाभी सीतारामैया ज़्यादा बेस्ट आंसर है। सप्रू का ऐसा कुछ विशेष योगदान नहीं आता। डॉक्टर
भोगराजु पट्टाभी सीतारामैया का नाम आता है, बी सीतारामैया का नाम आता है, इन्हीं का नाम आएगा। ठीक है, यही इसका बेस्ट आंसर है, पट्टाभी सीतारामैया। आप आंसर को ऐड करना। इवन बतूता ने अपना यंत्र यात्रा वृत्तांत रेहला किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में लिखा था। निम्न में से किस घटनाक्रम के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी मदर नाइटहुड त्याग दी थी? जलियांवाला हत्याकांड के कारण। निम्न में से कौन कन्नौज के लिए बहुपक्षीय त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? चोल नहीं थे इसमें, मगर पाल प्रतिहार राजकोट के बीच में हुआ था। 68 क्वेश्चन है, निम्न किसने हम्पी की खोज की थी? तो कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी की खोज की थी। बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2010 के आसपास ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते थे पहले। समाचार पत्रों के बारे में तो इसमें थोड़ा सा एक सॉल्व किया हुआ है मैंने इसमें। जो अल हिलाल है 1912 में उर्दू में निकाला गया था, और जो वंदे मातरम है ये 1905 के आसपास का है, और जो केसरी है वो 1882 का तिलक का लिखा है इसमें। ठीक है ना, और जो वंदे मातरम अरविंदो घोष का है। तो ये सही सुमिलित कौन सा सही सुमिलित है ये बताना इसमें। तो कलकत्ता गजट जो है 1784 का इसको फ्रांसिस ग्लैडविन ने क्या कहता है शुरुआत की थी इसकी। तो कलकत्ता गजट के बारे में, बंगाल गजट नहीं है। ठीक है, हिक्की के बारे में मत सोचना, ये बंगाल गजट नहीं है, कलकत्ता गजट है। ठीक है, तो ग्लैडविन का नाम आता है इसमें, 1784 वाला है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अल हिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा है 1912 में उर्दू भाषा में। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने पास रख सकते हैं, जिससे आपको आगे के लिए दिक्कत नहीं होगी। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो धान जो है रबी की फसल नहीं है। इसमें कई लोग क्या है, जो रबी की फसल होती है उसको लेके एक शॉर्टकट बनाते हैं कि रबी क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, तो ऐसे क्या है, जो दो शब्द वाले होते हैं वो क्या सबके सब रबी की फसलें होती है। तो उसमें, लेकिन इसमें सबसे जो अद्भुत है वो यही है कि धान में दो शब्द होते हैं, लेकिन धान क्या है, रबी की फसल नहीं होता है। मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीव का निर्माण करने में विकसित हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसमें मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीव के निर्माण के लिए विकसित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अनिषेचक जनन कहते हैं, या अनिषेक जनन कहते हैं, यानी कि पार्थोजेनेसिस कहते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक है, पार्थोजेनेसिस। अगला इसमें सीरीज के बारे में है। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है, ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है, कोई बात नहीं, आपको उसमें पता ही है कि क्वेश्चन आंसर इसमें है। इसमें सीरीज के बारे में, सीरीज आपको सॉल्व करनी है। तो ये जो रीजनिंग का सेक्शन है तो इसको आप लोग देख लेना, प्रैक्टिस करना है इसकी। जैसे बेसिकली कि इनका जो नॉर्मल आंसर आएगा, जैसे इसका जो आंसर है हमारा वो लगभग इसका ये वाला आंसर आएगा इसमें, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसके बाद दूसरा वाला ये 2x, इसको एक प्रकार से फ्रैक्शनल इक्वेशन कहते हैं, लंगड़ा भिन्न कहते हैं। तो इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका लगभग जो आंसर आएगा वो आएगा जो हमने इसमें सॉल्व किया था 5/3 के आसपास। ठीक है, इसका ये आंसर रहेगा 5/3। तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा मुझे बताने में, इसलिए क्या है इन क्वेश्चन को मैं यहीं पर छोड़ता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन और है इसमें, जैसे ये MK169 वाला है, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको पता है जो M होता है उसका जो नंबर होता है वो कितना होता है? तो M का जो नंबर होता है वो लगभग 12 के आसपास होता है, 13 होता है। ठीक है, K क्या होता है? 11 होता है। 13 का क्या है स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। K मतलब 11, उसका कितना 121 होता है। तो JH पे आपको निकला, J क्या होता है 10 होता है, और H का कितना होता है 8 होता है। तो यानी लगभग 100/64 आपका आंसर आ जाएगा इसमें, 100/64 यानी A आंसर आएगा आपका। ठीक है ना, तो ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, आपको आराम से करना पड़ेगा। इसमें जो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है कि राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी कहाँ खोली गई? नई दिल्ली में खोली गई है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें वो कह रहा है डोला पालकी आंदोलन। बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है हमेशा पेपर में। जयानंद भारती का नाम आएगा डोला पालकी आंदोलन में, जिसमें यह था कि जो शूद्र समुदाय SC कैटेगरी के लोग होते हैं पहले के ज़माने में, तो वो लोग क्या डोला पालकी में नहीं बैठ पाते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने आंदोलन किया, बाद में उन्होंने भी डोला पालकी में बैठना प्रारंभ कर दिया। तो जयानंद भारती की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें, जिस कारण क्या ये उनको सम्मान मिला। आगे बढ़ते हैं। मीमायर्स ऑफ द राज कुमाऊं 1911-1940, इस पुस्तक को लिखा किसने? इस पुस्तक को G.R.C. विलियम्स लिखा है। G.R. विलियम्स लिखी 1874 की बुक है। मैं आपको ईयर ही बता रहा हूँ, तो आप लोग ईयर ही मेंशन कर सकते हैं, G.R. विलियम की। निम्न में कौन सा प्राचीन उत्तराखंड का प्राचीन माप तौल की इकाई है? पाथा, है ना, 2 पाथा 2.5 पाथा इस तरह चलता है पाथा। इसमें धनुष तीर टीटी का नाम है। और अगला जो क्वेश्चन है इसमें वो है कत्यूरी प्रशासन भू अभिलेखों को रखरखाव के लिए उत्तरदायिता 60 कोष चारिक था इसका। ठीक है ना, और अगला जो गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध है अनसुया प्रसाद बोगड़ा।
नॉर्मली जो इसका मतलब आंसर जैसे षटकोशचरिक, कोश मतलब तो आपको पता है जो राजा का ट्रेजरी उसके बारे में आता है। खंडपति इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। प्रभातर भी इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। जो क्योंकि जो प्रमातार या प्रभातार जिसे बोलते हैं वो क्या होता है, सर्वेयर होता है। तो एक तो प्रभातर, लेकिन इसमें जो नाम है थोड़ा अशुद्ध लिखा है। कई किताबों में परमातार है जो क्या है सर्वे भर कहते हैं उसको। और जो षटकोशचारिक होता है, कोशचारिक मतलब एक ट्रेजरी से मतलब है। बेसिकली जो कत्यूरी काल के प्रशासन में अभिलेखा अधिकारी था उसे उपचारिक कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचारिक कहते हैं। तो जब उसे उपचारिक कहते हैं, ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें, तो उसके हिसाब से क्या है क्योंकि अभिलेखा अधिकारी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अब भू अभिलेख यानी अभिलेखों को रखने, अभिलेख क्या रिकॉर्ड होते हैं, तो उसके हिसाब से क्या अगर वो आंसर तो उपचारिक होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन इसमें है नहीं। तो षटकोशचारिक, क्योंकि अभी उपचारिक षटकोशचारिक तो इसलिए क्या है वो मैच कर रहा है, मैच भी कर रहा है, थोड़ा उससे क्लियर हो रहा है। हो सकता है क्वेश्चन को कैंसिल करें। तो आप लोग देख लेना, जो भी अभी आंसर किया है उसमें जो भी आंसर देगा आयोग उसके हिसाब से देख लेना आप लोग, ठीक है। गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध है अनसुया प्रसाद बोगड़ा। टिहरी रियासत का कुख्यात जो चिलाड़ी कांड था किस नदी के तट पर था, ये यमुना नदी के तट पर हुआ था। और कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष डी पंत थे, ठीक है। मतलब ये पुराने क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे हैं जो क्या कई लोग भूल जाते हैं। चनौदा अल्मोड़ा में गांधी शांति आश्रम की स्थापना किसने की थी, शांतिलाल त्रिवेदी ने की थी। कौन नंदा के जागर के लेखक है, बसंती बिष्ट, इनको अभी कुछ टाइम पहले पद्मश्री मिला है। चौफुला एक प्रकार का क्या है, चौफुला नृत्य है। कौन सा एक नृत्य का रूप नहीं, बिनाई नृत्य नहीं, ये वाद्य यंत्र है। 1968 में दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की शुरुआत मोहन उप्रेती ने की थी, पर्वतीय कला केंद्र। बाजूबंद किस प्रकार का लोकगीत है, कृषक गीत है। वैसे तो ये हाथ में हाथ डाल के गाया जाता है, तो जाता है रोपणी के टाइम गाते हैं, तो बाजूबंद उसी में आएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। निम्नलिखित में किस कौन हर्षवर्धन का समकालीन चालुक्य राजा था, पुलकेशिन द्वितीय, जिससे वो हार गया था, तो पुलकेशिन द्वितीय का नाम आता चालुक्य राजा में। निम्नलिखित कौन सा स्थल आकार हिमनद नहीं है, मतलब इसमें क्या ज्योग्राफी क्वेश्चन है, और अब उत्तराखंड आयोग क्या है ज्योग्राफी बहुत अच्छा पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आपको थोड़ा सा चीज़ें समझने वाली चीज़ें आपको ज्योग्राफी देखनी पड़ेगी। वो ये कह रहा है ग्लेशियर की आकृति नहीं है, तो बरखान जो होता है वो क्या है हमेशा कहाँ बनता है, ये ग्लेशियर की आकृति नहीं, बरखान हमेशा रेतीले इलाकों में बनता है। तो रेत से जो बनता है या धूल भरी आंधी जो बनता है उसे बरखान कहते हैं। बाकी सर्क, अरेत, हॉर्न, ये तीनों क्या होते हैं, ग्लेशियर से बनने वाली आकृतियाँ होती हैं। निम्न में सही चुनाव कीजिए। कास्ट के मैदान यूगोस्लाविया वाला, वायु मंगोलिया, तो ये कह रहा है चुनाव कीजिए। अब कास्ट का जो मैदान होता है यूगोस्लाविया में, कास्ट यूएसए देगा, हिमानी यूगोस्लाविया बना है, वायु मंगोलिया बना है, ठीक है ना। तो सही का चुनाव इसमें क्या आएगा, जो यूगोस्लाविया वाला यानी वायु वाला इसमें आएगा। जो मंगोलिया है, मंगोलिया में क्या है वायु का, लेकिन वायु में जो ठंडी हवाएं चलती हैं उसके हिसाब से मंगोलिया, जो सबके सब हैं ये एक प्रकार से क्या हैं मतलब ये हमारे जो लगभग 35 डिग्री से ऊपर के रहने वाले देश हैं, जिनके लोकेशन 35 डिग्री अक्षांश में आता है, तो उसके हिसाब से काफ़ी देश हैं। तो नॉर्मली इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा कुछ कहना मुश्किल है, इसे आप आयोग के उसमें देखना आयोग इसका आंसर क्या देता है, क्योंकि इसमें ये नहीं है, इसमें ये बोला कि सही का चुनाव करो, कास्ट यूगोस्लाविया, कास्ट यूएसए, ठीक है ना। अब कास्ट के मैदान की बात कर रहा है या हिमानी के मैदान की बात कर रहा है या वायु के मैदान की बात कर रहा है, ठीक है ना। और इसमें जो आंसर होगा इन दोनों में से होगा, जो पहला वाला है कास्ट यूगोस्लाविया, कास्ट यूएसए। तो यूएसए में तो कास्ट के मैदान आते हैं, तो सही के मैदान कास्ट मैदान इसमें यूएसए आंसर आएगा। बाकी आगे देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो गंगा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है ना। जो आगे सुंदरबन डेल्टा आता है वो गंगा से नहीं बनता, क्योंकि उसमें ब्रह्मपुत्र भी शामिल होती है और वो मेघना वगैरह नाम से आगे बढ़ती है, तो सुंदरबन का डेल्टा बनता है। तो आप गंगा आंसर नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ें जैसे इसमें क्वेश्चन है दक्कन लावा प्रवाह, ठीक है 90 तो अपने डेल्टा नदी हो गया। इसमें दक्कन लावा प्रवाह महाकल्प के अंत में हुआ था। दक्कन लावा प्रवाह का बेसिक मीनिंग है, देखो इसमें जो कार्बोनिफेरस वाला पोर्शन, इसका जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था वो फ्रांस, कार्बोनिफेरस में ब्रिटेन और फ्रांस के आसपास का काल था, यानी सबसे अधिक प्रभाव से ज़्यादा चेंजेस वहीं पर देखे जाते हैं। भारत में केवल उस समय यानी कार्बोनिफेरस काल में भारत में क्या हो गया था, उसमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों का उदय हुआ और उनका निर्माण हुआ। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो भारत में हैं उनमें सबसे अधिक कोयले के निक्षेप यानी डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। दूसरा इसमें जो मीसोजोइक एरा है, तो मीसोजोइक को जो एरा है जो सेकेंड वाला नंबर 2 वाला है
इसको मध्यजीवी महाकल्प भी कहते हैं। तो इसके अंदर नॉर्मली क्या है, लगभग 3 पार्ट आते हैं, जिनमें से एक आता है ट्रियासिक काल आता है, दूसरा जुरैसिक काल आता है और तीसरा क्रिटेशियस इसके अंदर, ठीक है ना। मेसोजोइक एरा के अंदर जो आता है सबसे पहले क्या आता है, ट्रियासिक आता है, फिर जुरैसिक आता है और फिर इसके बाद कौन सा आता है इसमें, हमारा क्रिटेशियस काल आता है। तो मेसोजोइक के अंदर जो क्रिटेशियस काल है उस समय क्या हुआ था, रॉकी एंडेज की उत्पत्ति हुई थी। और भारत का जो पठारी भाग है, तो भारत में जो पठार हैं बेसिकली कहाँ पर है, दक्षिण पाया, दक्षिण का पठार कहते हैं ना हम लोग यहाँ पर। तो मेसोजोइक एरा के अंदर जो थर्ड पार्ट है क्रिटेशियस काल, उस समय क्या हुआ था यहाँ पर, भारत के पठारी भाग में क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी लावा का दरारी उद्भेदन हुआ था। दक्कन लावा प्रभाव, दरार पड़ के लावा निकला था इससे बड़ी मात्रा में, उसी से क्या डेक्कन ट्रैप बना था हमारा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा मेसोजोइक कल्प आएगा, ठीक है ना। मेसोजोइक कल्प आएगा इसका आंसर, जो सबसे सटीक इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, मेसोजोइक कल्प आएगा, यहाँ पर गंगा आ गया, ठीक है। अगला लिखिए, निम्नलिखित घाटों में इसके उत्तर से दक्षिण दिशा में भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट आएगा। 94 क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन है। बाकी इसमें 2 क्वेश्चन और बचते हैं, 2-4 क्वेश्चन। 95 क्वेश्चन, जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर न्यूनतम है, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में है। कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन में लगता है। 98 क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में भारत के 4 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा राजस्थान है। राजस्थान से हमारा 2 शुरू हो रहे हैं, तो हिसाब से देख लो आप इसमें, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो एमपी से थोड़ा सा बड़ा है, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, यानी यूपी को बार बार दोनों जगह लास्ट में रख रहा है। तो इसमें 2 हैं, यानी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इसमें क्या है, लोचा है। यानी देखो कई बार आप क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो राजस्थान पहला आएगा या फिर एमपी या महाराष्ट्र आएगा, तो महाराष्ट्र जो वहाँ तक इसमें डी वाला आंसर आएगा, मध्य प्रदेश पहला आएगा इसके, ठीक है। बाकी आप इसमें क्लियर कर लेना। इसमें दनगढ़, तिमणिया, भद्रराज, लड़ीधुरा, ये सब के सब हमारे क्या हैं, मेले हैं, मेलों के नाम है और ये मेले कहाँ कहाँ लगते हैं उसके हिसाब से, तो उसको थोड़ा, तो ठीक है। इसमें जो मेला है इसमें, तो बेसिकली जो भद्रराज का मेला आजकल बहुत न्यूज़ में भी है, तो बेसिकली भद्रराज का मेला जो लगता है वो मसूरी में लगता है और ये मंदिर मसूरी में ही है। दूसरा लड़ीधुरा का मेला जो है चंपावत का है, और दनगल का मेला जो लगता है वो लगता है हमारा पौड़ी में। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा हमारा थर्ड वाला होगा, यानी कि जो हमारा डी है, डी का थर्ड, और सी का हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बी का हमारा तिमुंडे का मेला कहाँ लगता है, जोशीमठ में लगता है। दनगल का मेला पौड़ी में लगता है, इसका आंसर यही हो जाएगा। बाकी लास्ट क्वेश्चन है, थल मेला कहाँ लगता है, तो जो हमारा थल मेला है, तो जो थल मेला हमारा पिथौरागढ़ में लगता है। पिथौरागढ़ में हमारा क्या, बालेश्वर है, वहाँ पर मंदिर है, प्रतिवर्ष बैसाखी मेला लगता है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल 100 क्वेश्चन थे इसमें। इसका साइंस वाला मैं आपको जल्द से जल्द आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, उत्तराखंड। और जो आपके क्वेश्चन में आपको डाउट है, आप उनका क्या है रिप्लाई कर सकते हैं, मैं उसमें करेक्शन करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।